भारतीय इतिहास में उत्तर प्रदेश का स्थान एक अलग ही मायने रखता है। चाहे वह प्राचीन काल का इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, चाहे वो आधुनिक भारत का इतिहास हो, इन सभी में उत्तर प्रदेश का एक विशेष स्थान है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। मध्यकाल के समय में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा, कौन कौन से शहर बसाए गए, कौन कौन से कार्य किए गए, किसका शासन था, कहां पर क्या स्थापित किया। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। तो देखिए भाई, उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास अत्यधिक उथल पुथल अथवा अस्थिरता का काल रहा था। महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के दिल्ली पर आक्रमण के साथ साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन के नए युग का सूत्रपात हुआ था। 1194 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों पर मुस्लिम शासन व्यवस्था एवं संस्कृति स्थापित रही थी। तो दोस्तों, आपकी आने वाली तमाम परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं, तो उसको दृष्टि में रखते हुए उत्तर प्रदेश का इतिहास हमको मालूम होना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। तो अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश व सल्तनत काल। उत्तर प्रदेश में सल्तनत काल में क्या क्या स्थापित हुआ था, किसका शासन था, किसने क्या किया था, आज हम पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। तो देखिए भाई, वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आरंभ से ही दिल्ली सल्तनत का अंग रहा था। दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करना। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी, उसके दामाद को इल्तुतमिश 1210 से, जिसका शासन 1210 से लेकर के 1236 तक रहा था, उत्तर प्रदेश के तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का इक्तेदार था। तो देखिए, ये प्रश्न आता है कि सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहां का इक्तेदार था, तो आपका जवाब हो जाएगा बदायूं का इक्तेदार था। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही कराया था। अब बदायूं हमारा कहां पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे केवल उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने 1358 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में जौनपुर शहर को मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका उपनाम था जौना खां, की स्मृति में स्थापित किया था। क्वेश्चन क्या बनेगा पेपर में कि जौनपुर शहर को किसने स्थापित किया था। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और किसकी याद में किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जिसको जौना खां भी कहा जाता है। फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली के निकट यमुना नदी के तट पर की गई, जिसे फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ स्थित अशोक के स्तंभ लेख को, देखिए अशोक के स्तंभ लेख को दिल्ली ले जाकर स्थापित किया था। जो मेरठ में अशोक का स्तंभ लेख था, फिरोज शाह तुगलक ने उसको दिल्ली में स्थापित किया था। तैमूर लंग के आक्रमण, जो कि 1358 में हुआ था, के पश्चात तुगलक वंश का शासन समाप्त हो गया। कब हुआ था, 1398 में, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद में। फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख अमीर मलिक सरवर ख्वाजा जहां, जो कि एक किन्नर था, उसने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 1394 ईस्वी में सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी। मलिक सरवर को तुगलक वंश के सुल्तानों ने मलिक उर्फ सर्क, यानी कि पूर्व का स्वामी, की उपाधि प्रदान की तथा उसे पूर्वी क्षेत्रों का शासक बनाया था। मलिक सरवर के बाद इब्राहिम शाह ने शासन संभाला। इसके शासनकाल में जौनपुर शिक्षा, कला, व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किसके शासनकाल में जौनपुर शिक्षा, कला और व्यापार का केंद्र बना। तो आपका जवाब हो जाएगा
हो जाएगा इब्राहिम शाह। ठीक है, तो इब्राहिम शाह ने शासन संभाला और इसके शासनकाल में जौनपुर शिक्षा, कला और व्यापार का प्रमुख केंद्र बना। अतः जौनपुर को सिराज हिंदुस्तान या पूर्व का सिराज भी कहा जाने लगा। यह है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सिराज हिंदुस्तान किस शहर को कहा जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा जौनपुर को। या फिर पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा जौनपुर शहर को पूर्व का सिराज या फिर सिराज हिंदुस्तान से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शिक्षा, कला और व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। सरगी सुल्तानों ने जौनपुर नगर को अनेक भव्य महलों, मस्जिदों और मकबरों की स्थापना कर सुंदर बना दिया। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 में जौनपुर को जीत लिया तथा सरकी साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। सुल्तान सिकंदर लोदी, जिसका काल 1489 से लेकर के 1570 तक रहा, उसने 1506 में, कब? 1506 में आगरा शहर की नींव डाली। तो क्वेश्चन बनता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो आपका जवाब होगा सिकंदर लोदी ने की थी। और ये कब की थी? ये की थी 1506 ईस्वी में की थी तथा इसे अपनी उपराजधानी बनाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है भाई कि गुलरुखी, ठीक है, गुलरुखी नाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखता था। इसने अपने काल में मस्जिदों को सरकारी संस्था में परिवर्तित कर शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया। इसके शासन काल में जौनपुर शिक्षा, कला, साहित्य एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था। मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर से ही शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट बात आ गई कि मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, ये वही है जिन्होंने पद्मावत को लिखा था, पद्मावत। तो इन्होंने पद्मावत की रचना की थी और इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? जौनपुर से ही प्राप्त की थी। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। साथ ही साथ संभल, कड़ा और बदायूं नगरों को प्रमुख जागीरदारों को सौंप दिया गया था। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में सल्तनत कालीन प्रमुख निर्माण। तो कौन कौन से निर्माण सल्तनत काल में हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो देखिए एक तरफ है प्रमुख निर्माण और दूसरी ओर है उनके निर्माता। तो पहले हम बात करेंगे जामा मस्जिद की, जो कि बदायूं में है। अभी हमने पढ़ा था कि जामा मस्जिद बदायूं में, इसकी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। जौनपुर नगर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जौनपुर की और फिरोजाबाद की। जामा मस्जिद लाल दरवाजा जौनपुर में है, इसकी स्थापना किसने की थी? हुसैन शाह सरकी ने की थी। अब हम बात करेंगे अटाला मस्जिद की। अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद जो कि जौनपुर में है, इसकी स्थापना इब्राहिम शाह सरकी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी और ये कब की थी? ये 1506 में की थी। ये आपको याद होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की भूमि पर बड़े बड़े संतों ने जन्म लिया है, बड़े बड़े कवियों ने जन्म लिया है और उनसे संबंधित बातें हमारी परीक्षा में अक्सर आती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया या उत्तर प्रदेश में कार्य किया। तो देखिए भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का वर्णन इस प्रकार से है। तो पहले हम पढ़ेंगे रामानंद जी के बारे में। तो देखिए भाई, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को है। तो देखिए प्रश्न बनता है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय किसको है? तो आपका जवाब हो जाएगा रामानंद को है। ठीक है, रामानुज के शिष्य रामानंद का जन्म 14वीं शताब्दी में प्रयागराज के अनुसूया नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था, अनुसूया नामक स्थान पर। तो आपको याद रखना है कि रामानंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? रामानुज इनके गुरु थे। ये दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, इन्होंने प्रत्येक जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया, हिंदी में उपदेश दिए। ठीक है, हिंदी में इन्होंने उपदेश दिए थे और प्रत्येक जाति के लोगों को इसने अपना शिष्य बनाया था। अब देखिए
एकेश्वरवाद पर बल देते हुए रामानंद ने विष्णु की जगह राम की भक्ति आरंभ की थी। कबीर, रैदास, सेना इत्यादि इनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, कबीर, रैदास और सेना इत्यादि इनके शिष्य थे। भक्ति आंदोलन के बाद में दो संप्रदायों निर्गुण एवं सगुण संप्रदाय में विभक्त हो गया। निर्गुण संप्रदाय को मानने वाले कबीर थे, जो वही सगुण संप्रदाय को मानने वाले चैतन्य, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, सूरदास और मीरा थी। तो कहने का मतलब यह है कि जो निर्गुण संप्रदाय था उसको मानने वाले कबीर थे। ठीक है, और बाकी सगुण संप्रदाय को मानने वाले कौन कौन थे? चैतन्य, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, सूरदास और मीरा। ये आपको याद रखना, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। हम बात करेंगे संत रैदास जी के बारे में। तो देखिए भाई, रैदास जी का जन्म काशी वाराणसी में, काशी या फिर वाराणसी में 1377 ईस्वी में हुआ था। तो आपको याद रखना है रैदास का जन्म कहां पर हुआ था? तो काशी में हुआ था या फिर वाराणसी में हुआ था। रैदास ने बाहरी आडंबरों, जातिवाद, कर्मकांड, अवतारवाद इत्यादि का विरोध करते हुए एक ईश्वर निर्गुण ब्रह्म में आस्था व्यक्त की। इनके समर्थकों अनुयायियों ने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। जो इनके समर्थक थे या इनके अनुयायी थे, उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी जिसका नाम था रायदासी, जिसको हमारे क्षेत्र में रविदासी भी कह देते हैं। रैदास यानी कि रविदास रामानंद जी के शिष्य थे। चलिए अब हम कुछ फैक्ट पढ़ते हैं कबीरदास जी के बारे में। तो देखिए भाई, निर्गुण संप्रदाय को मानने वाले कबीर दिल्ली सल्तनत काल के सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो देखिए आपको याद रखना है कि कबीर जो थे किसके समकालीन थे? वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में काशी में हुआ था। तो देखिए कबीरदास जी का जन्म भी काशी में हुआ था, परंतु इनके जन्म को लेकर मतभेद है। कबीर ने राम को निर्गुण रूप में स्वीकार किया था। अशिक्षित होते हुए भी कबीर ने अपना संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए दोहों की रचना की, जिनका संकलन बीजक रूप में उपलब्ध है। कबीर ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के अंतर्गत मगहर में अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो कबीरदास जी ने जो अपने प्राण त्यागे थे, कहाँ त्यागे थे? वो मगहर में त्यागे थे, संत कबीर नगर जिले में। अब हम बात करेंगे सूरदास जी के बारे में। तो सूरदास जी का जन्म आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता ग्राम में हुआ था। आगरा मथुरा मार्ग पर रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। और एक कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास मुगल बादशाह अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। तो देखिए भाई, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे सूरदास जी। इन्होंने ब्रज भाषा में सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी की रचना की थी। ठीक है, इसमें तो आपको याद रखना है कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था रुनकता में, जो कि आगरा मथुरा मार्ग पर है। और किसके समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। और इन्होंने क्या रचना की थी? सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी की रचना की थी। और कौन सी भाषा में की थी? ब्रज भाषा में की थी। ये आपको याद रखना है। वल्लभ आचार्य के बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए भाई, इनका जन्म काशी यानी कि वाराणसी में 1479 ईस्वी में हुआ था। यह शुद्ध द्वैत में विश्वास रखते थे। ठीक है, शुद्ध द्वैत में विश्वास रखते थे। इन्होंने कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। तो किसके काल था? कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने श्रीनाथ जी के रूप में वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति पर बल दिया था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? सिद्धांत रहस्य, सुबोधिनी और अगु भाष्य, ये इनकी रचनाएं हैं वल्लभाचार्य जी की। अब हम पढ़ेंगे तुलसीदास के बारे में। तो देखिए भाई, सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के
राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। यह आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। यह मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। राम भक्त तुलसीदास ने विष्णु के अवतार राम का गुणगान करते हुए रामचरितमानस की रचना की थी। जो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है तो वो है उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1532 में हुआ था। किसके समकालीन थे? तो अकबर और राणा प्रताप के समकालीन थे। भगवान राम के भक्त थे और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो दोस्तों अभी हमने उत्तर प्रदेश और मध्यकालीन यानी कि दिल्ली सल्तनत काल के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश और मुगल काल के समय की बातें पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, 1519 से 1526 ईस्वी तक बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। उत्तर प्रदेश मुगल साम्राज्य के स्थापना के समय से ही इसका अंग रहा था। तो चलिए अब पढ़ते हैं बारी बारी से उत्तर प्रदेश से संबंधित तथ्य जो कि मुगल काल से जुड़े हुए थे। पहले हम बात करेंगे बाबर के बारे में। तो देखिए बाबर का जो काल था 1526 से 1530 तक रहा था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर को अपने शुरुआती दिनों में ही गंगा घाटी, संभल, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा और कन्नौज में अफगानों के प्रतिरोध मिलने लगे थे और ये सभी स्थान जो हैं यूपी के हैं। बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। मार्च 1527 में आगरा से 40 किलोमीटर दूर लड़े गए खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित कर भारत में मुगल सत्ता स्थापित की थी। तो आगरा से 40 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है खानवा, जहां पर एक युद्ध हुआ था 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था और इस तरीके से बाबर ने भारत में मुगल सत्ता स्थापित कर दी थी। 1529 में बाबर ने महमूद लोदी एवं नुसरत शाह को घाघरा नदी के तट पर हराया तथा खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर अवध एवं कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। कहां पर हुई थी? आगरा में इसकी मृत्यु हो गई थी बाबर की। अब हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं कौन कौन सी बातें यूपी से जुड़ी हुई थी? तो देखिए सबसे पहले मालूम होना चाहिए हमें कि हुमायूं जो था इसका शासनकाल 1530 से यानी कि बाबर की मृत्यु के बाद में और 1556 तक माना जाता है। तो देखिए बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। 1532 ईस्वी में पटना जो कि बिहार की राजधानी है के महमूद लोदी द्वारा जौनपुर, लखनऊ, मानिकपुर पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1526 ईस्वी में हुमायूं की 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह स्थित पुस्तकालय, जिसको शेर मंजिल भी कहते हैं, की सीढ़ी से गिरकर हो गई थी। ठीक है, तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। दीन पनाह एक पुस्तकालय है, उसकी सीढ़ी से गिर गया था और वहीं पर ही ये मर गया था। अब हम बात करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। देखिए शेर शाह सूरी से संबंधित परीक्षा में बहुत से प्रश्न आते हैं, इसके बारे में अध्ययन आपको भलीभांति कर लेना चाहिए। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए वो शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था तथा इसके पिता का नाम हसन खां था। इसने सूर्यवंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो 3 बातें मिली। बचपन का नाम क्या था शेर शाह का? फरीद खां और इसके पिता का नाम था हसन खां। इसने सूर्यवंश की स्थापना की थी। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने एक बार शेर को मार दिया था, तो फिर इसका नाम
उसी दिन से शेरशाह रख दिया गया था। तो शेरशाह सूरी ने कुल कुल निम्न 4 सड़कें बनवाई थी। तो देखिए सड़कें जो बनवाई थी, सड़कों में इसका विशेष योगदान रहा है। ठीक है, जीटी रोड शेरशाह सूरी की देन है। तो 4 सड़कें बनवाई थी, 4 के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए पहली सड़क है सोनार गांव, जो कि बंगाल से सोनार गांव से लेकर के लाहौर तक एक जीटी रोड बनवाया था। सोनार गांव यानी कि बंगाल से लेकर के लाहौर तक जीटी रोड बनवाया था। दूसरे की बात करेंगे हम, आगरा से बुरहान तक बनवाया था। तीसरी सड़क थी आगरा से चित्तौड़गढ़ तक और चौथी थी लाहौर से मुल्तान तक। तो 4 सड़कें हैं जो कि शेरशाह ने बनवाई थी और चारों ही आपको मालूम होने चाहिए। तो पहली सड़क है सोनार गांव से, सोनार गांव जो कि बंगाल से संबंधित है, यहां से लेकर के लाहौर तक एक जीटी रोड बनवाया। उसके बाद में आगरा से बुरहानपुर तक एक सड़क बनवाई, आगरा से चित्तौड़गढ़ तक और लाहौर से मुल्तान तक। तो इस तरीके से शेरशाह सूरी ने 4 बड़ी सड़कों का निर्माण कराया था। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर के प्रसिद्ध किले पर आक्रमण करने के दौरान तोप का गोला फटने से हुई थी। शेरशाह की मृत्यु के बाद हुमायूं 1555 में पुनः दिल्ली का सुल्तान बन गया था। अब हम पढ़ेंगे सम्राट अकबर के बारे में। तो देखिए भाई, अकबर का जो काल था 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में काला नौर जो कि पंजाब में है, उसके पुत्र अकबर की दिल्ली सल्तनत के शासन के रूप में ताजपोशी हुई। यानी कि हुमायूं की मृत्यु के बाद में अकबर की ताजपोशी हुई। अकबर ने 1569 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर पर विजय प्राप्त करके यहाँ के राजा या शासक राजा रामचंद्र को प्रयाग के पास जागीर दे दी तथा 1583 में अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। ठीक है, तो कब की बात है ये? 1583 ईस्वी में अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर क्या कर दिया था? इलाहाबाद कर दिया था। ठीक है, जिसको अब प्रयागराज कर दिया गया है योगी सरकार ने। तो अकबर के समय में मुगलों की राजधानी आगरा थी। तो 2-3 बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए यूपी से संबंधित। पहला पॉइंट ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1583 में प्रयाग का नाम बदल के इलाहाबाद किसने किया था? तो अकबर ने किया था। और अकबर के समय में मुगलों की राजधानी क्या थी? वो आगरा ही थी। अकबर के शासक बनने के बाद मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो अकबर के शासक बनने के बाद में आगरा जो था शिक्षा का केंद्र बन गया था। यहाँ के समीपवर्ती क्षेत्रों में नील की खेती होती थी। जो आगरा के आसपास के क्षेत्र थे यहाँ पर नील की खेती होती थी और अकबर के काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दहशाला व्यवस्था को आगरा व अवध में लागू किया गया था। एक दहशाला व्यवस्था थी जिसको आगरा और अवध में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य कर की दरों को निश्चित करना था। अकबर के शासनकाल में उत्तर प्रदेश को तत्कालीन मुसलमान इतिहासकारों ने हिंदुस्तान की संज्ञा प्रदान की, क्योंकि इस युग में शांति, समृद्धि और समृद्ध शासन का तथा उदारता और हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय था। अकबर के शासनकाल से लेकर के यह प्रक्रिया जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल तक चलती रही। अकबर के नवरत्नों में शामिल 2 प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल जो कि सीतापुर में पैदा हुए थे और बीरबल जो कि काल की झांसी से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो अकबर के जो रतन थे, ठीक है, उनमें से 2 रतन जो थे टोडरमल और बीरबल, ये हमारे उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। ये आपको याद रखना है। पेपर में कभी कभी आता है कि ये टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है सीतापुर में हुआ था। और बीरबल कहाँ के रहने वाले थे? तो कालपी झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अब बात करेंगे दसवंत के बारे में। तो दसवंत जो था अकबर कालीन एक प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि अकबर कालीन प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो आपका जवाब हो जाएगा दसवंत। ठीक है, 1572 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की तथा यहाँ एक किले का
निर्माण करवाया था। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। तो देखिए भाई, जहांगीर का जो जन्म शासनकाल था 1605 से लेकर के 1627 तक रहा। और यूपी में क्या क्या काम किए थे इन्होंने, तो देखिए भाई, अकबर के बाद जहांगीर दिल्ली सल्तनत का शासक बना। इसने सिकंदरा, जो कि आगरा के पास है, में अकबर तथा मरियम उजमानी का मकबरा बनवाया था। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि सिकंदरा में अकबर का किला या अकबर का मकबरा किसने बनवाया था, तो आपका जवाब हो जाएगा जहांगीर ने बनवाया था। मरियम उजमानी का मकबरा किसने बनवाया था, तो मरियम उजमानी का मकबरा भी जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर ने आगरा किले के निकट शाहबुर्ज तथा यमुना तट पर खंबे में शुद्ध सोने से निर्मित न्याय की जंजीर बनवाई थी। तो देखिए, न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को जाना जाता है, जिसे जंजीर अदली कहा जाता था। इस जंजीर में 60 घंटियां लगी होती थी। कितनी घंटियां थी? 60 घंटियां लगी होती थी। तथा हिंदुओं के जज के रूप में श्रीकांत नामक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। तो देख, श्रीकांत नामक एक व्यक्ति था जिसको हिंदुओं का जज के रूप में लिया गया था। अब हम बात करेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां से संबंधित उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है, तो देखिए भाई, 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक का समय इनका रहा शासनकाल का। तो जहांगीर के पश्चात शाहजहां दिल्ली सल्तनत का शासक बना। शाहजहां ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो यह है देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि देखिए, पहले क्या था, पहले राजधानी क्या थी मुगलों की, आगरा थी। जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो उसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा से दिल्ली कर दी गई थी। ठीक है, आगरा से स्थानांतरित करके दिल्ली स्थापित कर दी थी। किसने? शाहजहां ने की थी। ठीक है, परीक्षा में आएगा कि आगरा से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित की थी, तो आपका जवाब हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, की याद में आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण कराया था। इसके पश्चात शाहजहां ने आगरा के किले में संगमरमर की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। जब आप आगरा किले में जाएंगे तो वहां पर आपको एक मोती मस्जिद दिखाई देगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत से उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमने देखे, जो कि आपकी तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने टॉपिक लिया था, ये जो मैंने पाठ लिया था, ये इस पुस्तक से लिया था जो कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश विस्तृत अध्ययन, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। और ये बहुत ही अच्छी किताब है। आप चाहे तो इसे खरीद सकते हैं और तमाम परीक्षाओं में लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।